नमस्कार छात्रों। आज का हमारा विषय है ग्लाइकोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट उपापचयन में जिन बिंदुओं का हमने अध्ययन करा है उनमें प्रमुखतः ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और अब हम करेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कोशिकाओं में जो उपापचयन की क्रिया होती है, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन की, उसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया परजीवियों में अवायवीय श्वसन के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया के रूप में भी किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणी शास्त्र। सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस ग्रीक शब्द है जो ग्लाइको प्लस लाइसिस दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहले भी हमने आपको बताया है कि ग्लाइको से अभिप्राय शर्करा से है और लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, टूटने से है। ग्लूकोज टूटता है। ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु विघटन होकर पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण करता है और दो अणु एटीपी का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होती है, किंतु ये प्रक्रिया अनेक पदों में पूर्ण होती है। प्रत्येक पद को पूर्ण करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम पाया जाता है और इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने के कारण भी अवायवीय श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न करने का ग्लाइकोलाइसिस एक प्रमुख तरीका है। ग्लाइकोलाइसिस पदों का जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस की, उसके पदों का वर्णन जर्मनी के वैज्ञानिक एडमन और मेयरहॉफ ने किया था। एडमन और मेयरहॉफ के कारण ने इसके पदों की खोज की, इसीलिए इस पाथवे को एमडन मेयरहॉफ पाथवे कहा जाता है। एमडन मेयरहॉफ पाथवे कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में जितनी भी प्रक्रिया होती है सारी की सारी उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रमुख प्रकार की क्रिया है वे इस प्रकार है। पूरे प्रोसेस को समराइज्ड वे में यहाँ बता रखा है। यहाँ से देखें आप, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ब्रश ले लेते हैं। यहाँ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एटीपी से क्रिया करेगा और सक्रियकृत ग्लूकोज हो जाएगा, और जब ये सक्रियकृत ग्लूकोज होएगा तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट का जब निर्माण होता है तो यहाँ हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करता है और ये ग्लूकोज का अणु, ये इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और उसके ऊपर वाला कार्बन छठा कार्बन है। तो ये छठे कार्बन पर फास्फेट समूह जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट सबसे पहले बना। जब हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया तो ग्लूकोज 6 फास्फेट, इसमें फास्फो ग्लूको आइसोमरेज, फास्फोग्लूको आइसोमरेज काम करेगा। तो ग्लूकोज जो है अपने आइसोमर किसमें, फ्रैक्टोज में चेंज हो जाएगा। ये ग्लूकोज है, ये वाला ग्लूकोज है,
ये ग्लूकोज है, अब ये चेंज हो गया फ्रैक्टोज में, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट से बन गया ये फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। अब यहाँ पर दूसरा एटीपी का अणु काम करता है फ्रैक्टोज 6 फास्फेट पे, और एक और फास्फेट इस पे एडिशन कर देता है पहली पोजीशन पे, इसलिए पहली पे और ये 6 पोजीशन पे, पहली और छठी दोनों स्थिति पे फॉस्फेट है और नाम क्या है, फ्रैक्टोज है, इसलिए फ्रैक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट हो गया। इसी को फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट भी कहते हैं। जब फ्रैक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया तो इसका विदलन हो गया, स्प्लिटिंग हो गई, और इसकी जब स्प्लिटिंग हुई तो ये इसने 2 मॉलिक्यूल बनाए। एक मॉलिक्यूल बनाया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और दूसरा बनाया PgAl फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड दोनों आपस में अंतर परिवर्तनीय हैं, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन के क्रिया शो कर रखी है। जितना भी ये PgAl बनता है फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड आगे की प्रक्रिया में भाग लेता है। अब PgAl पर क्या एंजाइम काम करता है, यहाँ पे काम करेगा एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज जिसके कहेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मीन्स रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन। जो ही रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन हुआ, तो वो ऑक्सीकरण हो गया, और इस प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को किसने ग्रहण कर दिया, एक को एंजाइम ने ग्रहण कर दिया, जिसको कहते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये NADH में परिवर्तित हो गया। और जो PgAl हमारे पास था वो PgAl अब परिवर्तित हो गया 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। ये पहली पोजीशन पे, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे भी फास्फेट, पहले भी फास्फेट, ये 1,1,3 बिस फास्फेट हो गया, बिस फास्फेट। और क्या हो गया, हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन हो गया। अब बिस फास्फेट वाला जो ग्रुप है उसके पास 2 फास्फेट है, इन दोनों फास्फेट का रिमूवल होएगा, और ये रिमूवल होकर दोनों फास्फेट ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए काम आएंगे। देखिए आगे के स्टेप में 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट को एंजाइम ADP के साथ मिलकर के, एंजाइम की बात मैं रिएक्शन के साथ पकड़ लूँगा, यहाँ फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम है, क्योंकि काइनेज एंजाइम फास्फेट स्थानांतरण के लिए होता है, तो ADP से ATP में परिवर्तित हो गया, और 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट था, अब ये केवल 3 फास्फोग्लिसरेट रह गया। ये हो गया इसका पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा, और तीसरे कार्बन पे ये लगा हुआ फास्फेट, 3 फास्फोग्लिसरेट हो गया। 3 फास्फोग्लिसरेट ने फास्फोग्लिसरोम्यूटेज ने काम करा, तो ये 3 वाली पोजीशन से 2 वाली पोजीशन पे आ गया। जो फास्फेट समूह हमारे पास यहाँ 3 वाली पोजीशन पे है, यहाँ से उठ करके ये फास्फेट आ गया 2 वाली पोजीशन पर, तो 2 फास्फोग्लिसरेट हो गया। अब 2 फास्फोग्लिसरेट हो गया तो यहाँ से भी एक जल का एक अणु रिमूवल हो गया, और जल का एक अणु निकलते ही ये PEP हो गया, फास्फोइनोल पायरुवेट। क्या हो गया, फास्फोइनोल पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट के पास में जो फास्फेट है वह ADP को दे देता है और इसको ATP में परिवर्तित कर देता है, और खुद स्वयं पायरुवेट या पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है, इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में हमारे पास कौन काम कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में हमारे पास ग्लूकोज है, हमारे पास ग्लूकोज है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 स्टेप के माध्यम से, ये जो 10 स्टेप पूर्ण होती है और 10 स्टेप के माध्यम से ग्लूकोज पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन में हमने कहा था कि ग्लूकोज विघटित होकर पायरुविक अम्ल के 2 अणु और 2 ATP ऊर्जा प्रदान करता है।
इसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब बात करते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस की, जो रिएक्शंस हुई है उन रिएक्शन की डिटेल्स में। जैसा कि हमने जान लिया कि ग्लाइकोलाइसिस में 10 प्रक्रियाएं होती है, 10 रिएक्शंस होती हैं। इन 10 रिएक्शंस को हम कहते हैं, सबसे पहली को कहेंगे फास्फोराइलेशन, दूसरी हमारी कहलाती है समावयवीकरण या आइसोमराइजेशन, तीसरी पुनः फास्फोराइलेशन या फास्फोरिलीकरण, चौथी कहलाती है विदलन, पांचवी कहलाती है फास्फोरिलीकरण के साथ में ऑक्सीकारी डिहाइड्रोजनीकरण। फास्फोरिलाइजेशन भी है और ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन भी है। 6th स्टेप में एटीपी बनता है, इसलिए इसको कहते हैं एटीपी फॉर्मेशन। 7th स्टेप में वापस आइसोमराइजेशन होता है, 8th में डिहाइड्रेशन होता है और 9th में फिर एटीपी बनता है, तो एटीपी फॉर्मेशन। और 10th में हमारे पास पायरुविक एसिड बन जाता है, इसलिए कहता है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम द पायरुविक एसिड। ठीक है, ये 10 स्टेप्स हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की है। यानी सबसे पहली स्टेप फास्फोराइलेशन में की प्रक्रिया को हमने देख ही लिया है। इसमें हम कहते हैं जब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणु एटीपी से क्रिया करके एटीपी प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। एंजाइम का नाम आ गया हेक्साकाइनेस। काइनेस फॉस्फेट का स्थानांतरण करेगा 6 मॉलिक्यूल और बना देगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। और पूरी रिएक्शन को यहाँ पे हमने समराइज्ड वे में है, ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। ठीक है, सेकंड स्टेप जो हमारे पास आती है, तो सेकंड स्टेप को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन, समावयवीकरण या आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन की प्रक्रिया में क्या ग्लूकोज का जो आइसोमर फ्रैक्टोज, ग्लूकोज फ्रैक्टोज में परिवर्तित होता है। इसके लिए जो एंजाइम काम करता है वो एंजाइम है फास्फोहेक्सा आइसोमरेज। फास्फोहेक्सा आइसोमरेज एंजाइम है। फास्फोहेक्सा आइसोमरेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रैक्टोज 6 फास्फेट में। जब आइसोमराइजेशन हो गया तो नेक्स्ट स्टेप वापस हमारे पास आती है फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन की इस प्रक्रिया में जो हमारे पास फ्रैक्टोज 6 फास्फेट है वो एटीपी से क्रिया करेगा और फ्रैक्टोज 6 जो फास्फेट है उसको फ्रैक्टोज 1,6 यहाँ लिख रहा है फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज एंजाइम काम करता है और रिएक्शन को यहाँ दिखा रखा है नीचे के इस स्टेप में। ये हमारे पास है ये फ्रैक्टोज 6 फास्फेट, एटीपी आया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया, फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज एंजाइम और फ्रैक्टोज 6 फास्फेट बन गया। चौथी स्टेप में हमारे पास जो बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है उसका क्लीवेज करना है हमें, इसको विदलन कहते हैं। और विदलन की इस प्रक्रिया में हमारे पास जो पहले से स्थित फ्रैक्टोज 1,6 फास्फेट है, ये रिएक्शन यूँ चल रही है, फ्रैक्टोज 1,6 20 फास्फेट 2 फास्फेट वाला फ्रैक्टोज 6 फास्फेट क्लीवेज हो गया, 2 अणु बना दिया। ऐसे 2 अणु बनाए, एक में फंक्शनल ग्रुप क्या है कीटोन है और दूसरे में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। 6 कार्बन वाला फ्रैक्टोज टूटा तो 3-3 कार्बन वाले 2 अणुओं में रूपांतरित हो गया। ये 3-3 कार्बन वाले, एक तो हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और दूसरा हो गया PgAl फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है भाई, इस प्रक्रिया में जो एंजाइम काम करता है वो एंजाइम कहलाता है एल्डोलेज। नहीं सॉरी, इस प्रक्रिया में जो एंजाइम काम करेगा वो कहता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। इस क्रिया में एल्डोलेज एंजाइम काम करेगा। सही है, थोड़ा सा ये एल्डोलेज एंजाइम काम करेगा। और 2 फास्फोट्राइज आइसोमर, क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड दोनों आपस में समावयवी है, इसलिए ये समावयवी का निर्माण कर देगा। अब 5वीं स्टेप इम्पोर्टेंट है और इसको हमें थोड़ा ज़ोर से याद रखनी है। 5वीं स्टेप में ये कहता है कि फास्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया होती है। इसमें जितने भी 2 मॉलिक्यूल बने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड फास्फेट, दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, दोनों आपस में अंतर परिवर्तनीय है। जितना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बना फास्फेट बना वे PgAl फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और ये फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड फिर आगे की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो जहाँ फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का एक अणु फास्फेट अणु के साथ में जुड़ता है और फास्फोरिक अम्ल
को यह प्राप्त करता है। इस प्रकार क्या होता है, ये फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड जो है वह फास्फोग्लिसरिक एसिड में बन जाता है, और फास्फोग्लिसरिक एसिड की पहली और तीसरी पोजीशन पे फास्फेट होने के कारण 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड किससे बन गया, फास्फोग्लिसरीएल्डिहाइड। और फास्फोग्लिसरीएल्डिहाइड किससे बना, खुद फास्फोग्लिसरीएल्डिहाइड तो बना ही, लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट था, वो भी कन्वर्ट हो गया PgAl में, और उसने बना दिया 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। इस प्रक्रिया में साथ में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रही है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। डिहाइड्रोजनेशन होने के कारण जो हाइड्रोजन निकली उसको निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ने ग्रहण कर ली, और ये परिवर्तित हो गया NADH+H+ में। इस प्रकार ये जो हाइड्रोजन निकली है ये आगे जाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हाइड्रोजन जाएगी तो NADH से जाने वाले हाइड्रोजन कितने ATP देती है, 3 ATP देती है। और फास्फोरिलिक 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के कितने अणु बने, 2 अणु बने, और 2 बार रिएक्शन होएगी तो कितने देगी, 3 दूनी 6। लेकिन ETS में जाएगी जब इन 6 अणुओं का ATP की जो निर्माण होगा उनकी कैलकुलेशन हम जब एनर्जी स्टिक्स पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के तब पढ़ेंगे। इसलिए आपको ये 5वीं स्टेप पक्की याद रखनी है कि इसमें फास्फोराइलेज और ऑक्सीकारी डिहाइड्रोजनेशन होता है। ऑक्सीकारी डिहाइड्रोजनेशन 5वीं स्टेप में होता है, जिसमें ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फास्फेट PgAl, यह है PgAl कन्वर्ट होता है 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये रिएक्शन ऐसे दर्शा रखी है, एरो इधर है, किधर है, यहाँ से इधर है, लेकिन दोनों अंतर परिवर्तनीय है। नेक्स्ट स्टेप यदि हमारे पास आती है 6th स्टेप, वो कहलाती है ATP के निर्माण। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ATP निर्माण की पहली प्रावस्था, ये 6ठी प्रावस्था है जो ATP फॉर्मेशन कहलाती है, और ये जब काम करती है जब 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के पास में 2 फास्फेट अणु हैं, 2 फास्फेट अणु में से एक फास्फेट अणु को ये छोड़ देता है, उसको ADP ग्रहण कर देता है और ATP में परिवर्तित हो जाता है, और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड अब परिवर्तित होकर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। रिएक्शन देखिए, 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है, ADP आया है, ATP में परिवर्तित हो गया। एंजाइम है फास्फोग्लिसरेट काइनेज, फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम करेगा और 3 फास्फोग्लिसरेट बन गया। अब आ जाते हैं हम आइसोमराइजेशन पर। आइसोमराइजेशन वाली इस 7वीं स्टेप में फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम काम करता है। ग्लिसरैल्डिहाइड था ना, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है तो ग्लिसरैल्डिहाइड है, 3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड जो होता है वो 2 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड 2 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल जाता है, और कुछ नहीं होता है। 7वें स्टेप में 3 था, वहाँ से 2 आ जाता है, 3 फास्फोग्लिसरेट 2 फास्फोग्लिसरेट फास्फोग्लिसरोकाइनेट। आगे वाली स्टेप जो होती है वो होती है डिहाइड्रेशन की, और डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया में जो हमारे पास 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना है उसमें से जल का एक अणु बाहर निकलता है। ये जल का अणु, और जल के अणु को बाहर निकालने के लिए जो काम करता है एंजाइम वो है इनोलेज। इनोलेज ने 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड से जल का अणु निकाला तो ये हमारे पास बन गया PEP, फास्फोइनोल पाइरुवेट। फास्फोइनोल पाइरुवेट के पास में फास्फेट थोड़ा तगड़ा दिख रहा है। ये फास्फेट जो है अब ATP के साथ ATP निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। फास्फोइनोल पाइरुवेट उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट समूह को छोड़ देता है। इस फास्फेट समूह को ADP ग्रहण करके ATP में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फास्फोइनोल पाइरुवेट है वो पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों अणु हमारे पास ATP के बन गए। हमें कहाँ कहाँ ATP मिला, जब 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो किसमें परिवर्तित हुआ, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। दूसरा हम कहते हैं 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है हमारे पास जो फास्फोइनोल पाइरुवेट में परिवर्तित होएगा, तब भी हमें एक
सॉरी फास्फोइनोल पायरुवेट जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होएगा तब भी एक एटीपी देगा। दोनों क्रियाएं 2 बार होएगी, इसलिए 1 दूना 2 और 2 दूनी 4 एटीपी पूरे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में हमें मिलेंगे। 10th स्टेप जो है थोड़ी इससे आगे की स्टेप बता रखे कि जब पायरुविक एसिड बन जाता है, एनारोबिक कंडीशन होती है, तो ये पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और पायरुविक एसिड जब लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होता है तो यहाँ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज या एलडीएच जिसको कहते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है इसलिए यह हाइड्रोजन NADH ग्रहण करेगा, जो है हाइड्रोजन को ये पायरुविक एसिड ग्रहण करेगा और NAD में रूपांतरित हो जाएगा और लैक्टिक एसिड में यह परिवर्तित हो जाएगा। पायरुविक एसिड NADH से हाइड्रोजन ग्रहण करेगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज से और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया है। ग्लाइकोलाइसिस की एनर्जी स्टिक्स यदि आप समझना चाहें तो इस डायग्राम में हमें ग्लाइकोलाइसिस की एनर्जी स्टिक्स दिखाई दे रही है। क्या एनर्जी स्टिक्स है? पहली प्रक्रिया जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है तो एक एटीपी खर्च होता है। हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं पहले। दूसरी प्रक्रिया में ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बन जाता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट में परिवर्तित होता है, तब दूसरी हमारे पास एटीपी खर्च होती है ये। तो 2 एटीपी हमारे खर्च कर ली। 2 एटीपी कितना खर्च आया हमारा पास एनर्जी स्टिक्स में? 2 एटीपी का खर्च आ गया ग्लूकोज को एक्टिवेट करने और ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेने के लिए। हमने 2 एटीपी ऊर्जा खर्च करी। ग्लूकोज से हमारे पास 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। 3 कार्बन वाले 2 अणु बनते हैं पायरुविक एसिड के। 3 कार्बन वाले 2 अणु सबसे पहले बनते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ हमारे पास PgAl बना है, जहाँ फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फास्फेट जो बना है G3P, ये जब कन्वर्ट होता है 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में, 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में, तो हमें 1 एटीपी ऊर्जा मिलती है। सबसे पहली बात ये कर रहा है हमारे पास ग्लिसरील्डिहाइड 3 फास्फेट पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है और यहाँ पर ये हमें एक H+ मॉलिक्यूल देता है जिसको NAD ग्रहण कर लेता है और ये रेस्पिरेटरी चेन में जाता है, तो 3 एटीपी हमें यह अकेला देगा। 2 मॉलिक्यूल है तो 3 × 3 2 6, 3 × 2 = 6 एटीपी हमें ये स्टेप देगी। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जब 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड जब 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो 1 एटीपी और देगा और 2 बार स्टेप होने के कारण 2 एटीपी, तो हमने लिखा 6 + 2 एटीपी प्लस जब फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होएगा तो 1 एटीपी और देगा। स्टेप 2 बार होएगी इसलिए +2, तो टोटल 10 एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो है हमने ग्लाइकोलाइसिस की कंप्लीट प्रक्रिया में प्रोड्यूस कर दिए। हमारा एक्सपेंडिचर था 2 एटीपी पहले का, तो 10 में से 2 चले गए तो 8 एटीपी हमारे पास हो जाएंगे इस ग्लाइकोलाइसिस की। लेकिन हम इस स्टेप को काउंट नहीं करेंगे 6 एटीपी को, क्योंकि ये जब ETS में जाएगी तब देगी। तो हम नेट प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, तो नेट प्रोडक्टिविटी में हमारे पास 2 एटीपी तो आ गए, 2 + 2 आ गए, 2 + 2 का तो हमने गेन कर दिया, यानी हमारे पास 4 एटीपी आ गए। और खर्च हमारा कितना है? 4 - 2 है, तो 2 एटीपी का हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में गेन होता है। नेट गेन 2 एटीपी, एनर्जी आउट 4 एटीपी और एनर्जी एक्सपेंडिचर 2 एटीपी। ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया आज यहीं समाप्त होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के लिए आपको कुछ होम असाइनमेंट दिया है जिसे आप सरल करके व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में कुल कितने एटीपी अणुओं की उपलब्धि होती है?
और कब होती है वर्णन कीजिए। हाउ मच ATP आर फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, एक्सप्लेन विथ द रेस्पेक्टिव रिएक्शंस। सेकंड क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के अंत उत्पाद का नाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन है विच सब्सटेंस प्रोड्यूस PGL एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कौन सा उत्पाद विद्युतीय क्रिया के द्वारा PGL और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनाता है। फोर्थ क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्सन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित करने वाली क्रिया में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम का नाम बतलाइए। ये असाइनमेंट आप सरल करके हमारे पास पहुंचा सकते हैं। टोटल 4 सिंपल क्वेश्चन दिए हैं आपको, जिसे आप नहीं हो तो अगली वीडियो में हम इसका आंसर आपको बता देंगे। धन्यवाद फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपेक्षा करते हैं वीडियो आपके अध्ययन के लिए उपयोगी